नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। नया साल मनाना हो, कोई हॉलिडे हो, आपकी एनिवर्सरी हो, दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना हो, काम से ब्रेक हो या फिर क्वालिटी टाइम बिताना, इन सारी ख्वाहिशों को अगर एक ऑप्शन के तौर पर मैं बताने को कहूं कि कोई एक जगह है, तो जाहिर है आपकी जुबान पे गोवा का नाम जरूर होगा। कई लोग इसे टूरिस्ट कैपिटल तक कहते हैं, लेकिन खबर है कि यहां बीते दिनों पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। तमाम टैरिफ्स में भी कमी आ रही है, उसके बावजूद विदेशी पर्यटक और ज्यादा खर्च करने वाले पर्यटकों की तादाद कम हो रही है। आज स्वदेश विशेष में इसी विषय पर करेंगे खास चर्चा। जी हाँ, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि गोवा में रियल एस्टेट और जो होटल प्राइसेस हैं उसमें सालाना आधार पे लगभग 15 से 20% तक की गिरावट देखने को मिली है। पोस्ट पैंडेमिक के बाद ऐसा पहली बार सामने आया है। नॉर्थ गोवा के होटल रूम टैरिफ में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। फ्री और इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स के सेगमेंट पर इसका बड़ा असर भी पड़ा है। लॉन्ग टर्म रेंटल मार्केट, खासकर ग्रुप हाउसिंग भी इस गिरावट से प्रभावित हुए हैं। साउथ गोवा, हालांकि वहां पर ट्रेंड अलग है। साउथ गोवा में सप्लाई सीमित होने से वैल्यू पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। किराए पर प्रॉपर्टी देने के रेंटल में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के क्या मायने हैं, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इन सारे पहलुओं पर आज हम खास चर्चा करेंगे। और क्या ये एक हेल्दी करेक्शन है या कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र में ये चिंता का विषय बन सकता है, इन सारे पहलुओं पर आज विशेष चर्चा होगी। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, मेहमान भी जुड़ेंगे। और इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ निखिल शर्मा साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। निखिल एमडी और सीईओ हैं साउथ एशिया में रेडिसन ग्रुप ऑफ होटल से। थैंक यू सो मच निखिल। और चर्चा की शुरुआत आपसे ही इसलिए क्योंकि जब मैं इस पूरी रिपोर्ट से गुजर रहा था तो आपकी जो तमाम रिएक्शंस थे वो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट थे। मतलब उसमें बार बार इस बात का जो जिक्र था कि इसे एक हेल्दी करेक्शन और बाकी चीजों से जोड़कर भी देखा जाए। बट बीइंग अ बिजनेसमैन, मतलब इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब ऐसा पहले भी हुआ है, इस तरह की स्थितियां आई हैं, लेकिन जो एक तरफा रैली दिख रही थी, इसे कैसे देखा जाए? जी, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग रैडिसन। आपने एक्चुअली इंट्रोडक्शन में सब सब कुछ बोल ही दिया है। गोवा में इस साल 15 से 20% का गिराव हुआ है, बट मैं इसको हेल्दी करेक्शन इसलिए बोलूँगा क्योंकि पिछले 3-4 सालों में 25 से 30% हर साल गोवा के रेट्स बढ़ रहे थे और वो सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप वैल्यू फॉर मनी देना चाहते हो अपने कस्टमर्स को और वो 25 से 30% जो बढ़ रहा था, वो बहुत ज़्यादा था। बट उसके बावजूद इस साल गोवा अब तक 60% एवरेज ऑक्यूपेंसी कर रहा है, जो स्टेबल है इस वक़्त। आमतौर पर जब इस तरह का करेक्शन होता है तो ये माना जाता है कि डिमांड में बूम दिखेगा। किस तरह की स्थितियां फिलहाल आपको नजर आ रही हैं? हालांकि ये डेटा जनवरी से अगस्त 2025 तक का है। अब तो यहां से फेस्टिव सीजन और बाकी चीजें भी आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक फेस्टिव सीज़न की अगर आप फेस्टिव सीज़न की बात करेंगे तो पहली बात तो जो जीएसटी का अ, चेंज आया है, उससे हमें कंज़्यूमर डिमांड में ऑलरेडी अ, मूवमेंट आनी दिखने लग गई है। फेस्टिव डिमांड आप देखिए भारत में दिवाली से क्रिसमस लगभग 20% बढ़ जाता है। और मेरा ये अंदाज़ा है कि इस साल गोवा और कश्मीर जो 2 डेस्टिनेशंस भारत की बहुत यूनिक डेस्टिनेशंस हैं, में 8 से 10% ऑक्यूपेंसी ज़रूर बढ़ेगी। बिल्कुल, तो चाहे गोवा हो चाहे कश्मीर, ये फेस्टिव सीजन में ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगा। आमतौर पर एक चीज मैं निखिल समझना चाहूंगा कि जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तो आपकी स्ट्रेटजी में किस तरह का बदलाव देखा जाता है? किस तरह का शिफ्ट आप रखते हैं? किसी तरह की खास प्लानिंग करते हैं? जी, बिल्कुल। आप कंज़्यूमर बिहेवियर को देख के आप कभी-कभी जो हम होटल लैंग्वेज में एडीआर बोलते हैं, एवरेज रूम रेट, कई मार्केट्स में कम करना पड़ता है। कई मार्केट्स में आप मार्केटिंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बट गोवा और कश्मीर 2 ऐसी डेस्टिनेशन, मैं गोवा, कश्मीर इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत यूनिक डेस्टिनेशंस हैं इस कंट्री के लिए और इस कंट्री में एक ही गोवा और एक ही कश्मीर है। एंड जितनी ज़रूरत आज गोवा को टूरिस्ट की है, जो ऑलरेडी डिमांड बढ़ता जा रहा है फेस्टिव सीज़न में, कश्मीर में वो डिमांड आएगा और वी कैन सी इट। श्रीनगर में ऑलरेडी आ गया है।
बट गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में अभी आना बाकी है। तो आपके माध्यम से मैं एक्चुअली गोवा और कश्मीर की एक ही मूल से बात कर रहा हूँ। एक उम्मीद ज़रूर दिख रही है और इस तरह का जो करेक्शन होता है उसे साफ तौर पर हेल्दी करेक्शन ही इंडस्ट्री के एक दिग्गज के तौर पर निखिल देख रहे हैं। निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और भी पहलुओं पर आपसे मैं आगे चर्चा करूंगा। और इस बीच मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ नवीन कुंडू साहब जुड़ चुके हैं, चेयरमैन फिक्की टूरिज्म कमेटी और फाउंडर टूरिज्म फ्यूचर्स। थैंक यू सो मच नवीन सर, एक बार फिर से अपना कीमती समय देने के लिए। और हमारे साथ प्रदीप मिश्रा भी जुड़ गए हैं, रियल एस्टेट की तस्वीर भी आप बताएंगे, फाउंडर हैं ओरम ग्रुप से। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नवीन सर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब ये एक कूलिंग ऑफ फेज ही है, जिस तरह का गोवा में एक डिमांड में सुस्ती या बाकी चीज़ों में नरमी के संकेत मिल रहे हैं। आमतौर पर जब दाम घटते हैं या करेक्शन आता है तो सोचा जाता है कि और ज़्यादा डिमांड देखी जा रही है, लेकिन वो एक तरह का करेक्शन वहाँ पर भी देखा जा रहा है सालाना आधार पे, जनवरी से लेके अगस्त तक की जो रिपोर्ट आई है। देखिए, करेक्शन तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। करेक्शन तो डेफिनिटली आया हुआ है और ये करेक्शन 2-3 चीज़ों की वजह से आया है। एक तो पहले ही गोवा में रेट बहुत ज़्यादा थे, जैसे निखिल जी ने बोला कि पिछले 5-7 सालों से रेट लगातार बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते ही जा रहे थे और एक थ्रेशोल्ड आना होता है रेट्स का। और मेरे हिसाब से ये करेक्शन काफ़ी टाइम से ड्यू था और गोवा के होटल्स, और इनफैक्ट मैं अपना अनुभव बताता हूँ आपको। मैं एक लग्जरी होम स्टे चलाता हूँ गोवा में, साउथ गोवा में, असोलना में। तो वहां भी मैंने देखा है कि वहां जो हम रेट आज से 3 साल पहले चार्ज करते थे, वो रेट आज नहीं है। और एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट स्टेज, जो लोग विलाज हायर करके रहते हैं। तो रेट करेक्शन तो है। एक और दूसरा पहलू रेट करेक्शन का ये भी है कि थोड़ी ऑक्यूपेंसीज घटी जरूर है। काफी जगहों में, जैसे साउथ गोवा में काफी ज्यादा गिराव देखा है हमने पिछले 1-1.5 साल से। और वो इसलिए देखा है क्योंकि गोवा में थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। हमें कुछ गोवा में चीजें एड्रेस करनी पड़ेंगी जो आज की डेट में नहीं हो रही। जैसे गोवा में उबर नहीं है, ओला नहीं है, ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा एक कार्टेल है वहां पे, जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। और उसकी वजह से भी काफी लोग परेशान हो जाते हैं वहां आके कि भाई हम फ्रीली घूम नहीं सकते, हमें वही होटल से ही टैक्सी लेनी है या एयरपोर्ट से ही टैक्सी लेनी है। तो एक एक वो प्रॉब्लम है। और तीसरा ये है कि काफी लोगों ने एंटिसिपेट किया हुआ था कि जीएसटी की जो करेक्शन आएगी, उसके लिए हम पहले ही थोड़ा रेट को एडजस्ट करते हैं, 7,500 रुपए से कम रखते हैं उसको। सो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। बट ओवरऑल मैं इसको बहुत पॉजिटिव ट्रेंड देखूंगा, क्योंकि जब भी रेट करेक्शन होता है वो कंज्यूमर के बेनिफिट में होता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका फायदा गोवा को जरूर होगा। बिल्कुल। तो जब भी दाम में एक करेक्शन आता है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं कंज्यूमर को होता है, लेकिन जो अहम बात उठाई है कुंडू सर ने कि गोवा का ये चैलेंज प्रैक्टिकल चैलेंज है। मेरे ख्याल से जो भी गोवा गया होगा वो इस चैलेंज से कहीं ना कहीं दो चार होता ही होता है कि वहाँ चलिए ठीक है, आप होटल और बाकी चीज़ों में तो आप बुकिंग और बाकी चीज़ों से अपने आप को अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ चीज़ें पहले से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपको जो एक रोमिंग करनी है पूरी सिटी में, उसका चैलेंज बना हुआ है। और जाहिर सी बात है वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। रियल एस्टेट की तस्वीर को भी हम समझेंगे। प्रदीप जी, गोवा में दो चीज़ें जो ख़ास तौर पे मैं रियल एस्टेट और बाकी फिगर से गुजर रहा था। एक तो बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच भी रहे हैं, मतलब वो दूसरे विकल्पों की ओर भी देख रहे हैं, बहुत से और भी कोस्टल एरियाज को देख रहे हैं। ये ट्रेंड क्या वाकई मतलब ये चिंताजनक है? और दूसरा, रियल एस्टेट में जो दाम में उछाल पिछले दिनों आया, वहां पर क्या कोई स्थिरता है, कोई सस्टेनेबिलिटी नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले हमें गोवा के मैथ्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो उस एरिया का मैथ्स आपको समझ में आना चाहिए। पिछले कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी प्राइस के अंदर देखी जा रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊँ, मान लीजिए लैंड लेकर और उस पे कंस्ट्रक्शन करके अपना एक नॉमिनल प्रॉफिट जोड़कर अगर वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ की डेवलपर को पड़ रही थी, तो उस प्रॉपर्टी को 8 से 10 करोड़ में बेचा जा रहा था। एक टाइम था जब वही प्रॉपर्टी 6 करोड़ में बेची बेची जाती थी एक नॉमिनल प्रॉफिट लेकर। लेकिन
चूंकि प्राइस कुछ लैंड के बढ़े और कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ाया गया, तो इस कारण से वो 5 या 6 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो 10 करोड़ तक आ गई। अब जब प्रॉपर्टी 5 करोड़ की होती है तो उसका रेंटल रिटर्न अलग होता है, और जब वही प्रॉपर्टी 10 करोड़ की बिक रही है और रेंटल रिटर्न सेम है, तो इसको एक तरीके से देखा जाए तो रेंटल रिटर्न गिर रहे हैं, और दूसरी तरीके से देखा जाए तो रेंटल रिटर्न स्थिर है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए, इसीलिए रेंटल रिटर्न कम लग रहा है। क्योंकि हमेशा गोवा में जो प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं, दो पर्पस के लिए खरीदते हैं, या तो सेल्फ यूज या वो रेंट आउट पर्पस के लिए। जब रेंट आउट पर्पस के लिए लेंगे तो वहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या रेंटल आपको आ रहा है, ये बहुत मायने रखता है। तो ये एक गैप देखने को मिला कि रेंटल में एक अचानक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला डाउनवर्ड तरीके से। दूसरा, ओवर प्राइस इन्वेंट्री, इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसकी। और तीसरा, आप देखेंगे गोवा बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया। मतलब यहां तक आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे प्रॉपर्टीज है वो भी गोवा के नाम पे सेल होने लगी। मतलब हर तरफ इंडिया में गोवा के नाम पे सस्ती इन्वेंट्री अवेलेबल होने लगी। तो बायर जो है कहीं ना कहीं लिमिटेड है, जिसको गोवा पसंद है वही प्रॉपर्टी बाय करेगा, और गोवा के नाम पे अगर गोवा से दूर भी प्रॉपर्टी दी जा रही है तो कहीं ना कहीं बायर को उतना समझ में नहीं आता, और कई बार छोटे टिकट साइज में बायर जाता भी नहीं है। तो खरीदारी का लोकेशन शिफ्ट हुआ, जैसे मोपा एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में भी बहुत ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, और कई डेवलपर्स कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए, अप्रूव्ड एंड अप्रूव्ड, हर तरीके के प्रोजेक्ट वहां आने शुरू हो गए। तो ये मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा रीजन था जिस कारण से प्राइस में स्थिरता वहां देखने को मिली। और टीयर 2 सिटीज में जो आपका क्वेश्चन था, वो टीयर 2 सिटीज में जैसे अभी आपने देखा यूपी के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। वृंदावन, अयोध्या ऐसी लोकेशंस में, वाराणसी जैसी लोकेशंस में काफी लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में इधर डेवलपमेंट काफी हुई है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इधर अच्छा आ रहा है। तो ये रीजन है कि जो बायर वहां प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहा था उसके पास कुछ ज्यादा ऑप्शन आ गए। एक तो वहीं गोवा में ज्यादा ऑप्शन आए, और दूसरा अलग अलग लोकेशन पे ज्यादा ऑप्शन आने शुरू हुए। तो इसीलिए ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और एक्चुअल में प्राइस नहीं गिरे, ओवर प्राइस कर कर जो बेचा जा रहा था वो कहीं हद तक कंट्रोल में आना शुरू हुआ है। प्राइसिंग थी वो धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है, या वो उस करेक्शन के बाद वो कम से कम एक ऐसे ऐसे स्तर पे आ गई है जो अफोर्डेबिलिटी की ओर साफ तौर पर संकेत दे रही है। दूसरी अहम बात जो कही कि जो ओवर प्राइसिंग की, मतलब जाहिर सी बात है कि आफ्टर कोविड जो एक बूम देखा था और शायद ऑलमोस्ट हर सेक्टर ने देखा था, उसके बाद एक तरह का कूलिंग ऑफ फेज आता ही आता है, और इसके साथ ही ये कूलिंग ऑफ फेज कितना लंबा होगा इस पर भी बड़ी बहस हो सकती है। रेंटल रिटर्न ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब आप किसी प्रॉपर्टी को अगर एक रेंटल इनकम के तौर पर खरीद रहे हैं, आप उस लिहाज से इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का दाम तो बढ़ रहा है लेकिन रेंटल रिटर्न उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का एक शिफ्ट नजर आएगा, जो खासतौर पर प्रदीप जी ने बताया। एक चीज निखिल, इस रिपोर्ट के अलावा मैं 2024 और अभी तक के आंकड़े देख रहा था। जो विदेशी टूरिस्ट हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनकी संख्या में भी, मतलब चूंकि उनका आमतौर पे माना जाता है कि वो ज्यादा खर्च करते हैं, उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है। आप बताइए एज एन ऑब्जर्वर, क्या मतलब इसमें भी एक तरह की गिरावट देखी जा रही है? कहा जा रहा है कि श्रीलंका और बाकी इवन भारत के बाकी जो कोस्टल एरियाज हैं जो शायद एक हिडन जेम्स के तौर पर थे, वहां पर भी रुझान बढ़ा है। जी, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में रुझान तो बढ़ा ही है, क्योंकि लो कॉस्ट करियर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो रुझान बढ़ेगा। बट मैं ये नहीं मानता कि गोवा कम हुआ है या कोई अदर डेस्टिनेशंस इंडिया में कम हुई है उस वजह से। ठीक है, मतलब रुझान है और ये एक दौर है जो हर सेक्टर के साथ आता है। चलिए यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडस्ट्री खुद को कैसे तैयार करती है और जिन सुधारों की बात की जा रही है वो हो क्यों नहीं पा रहे हैं। बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि गोवा की जो सरकार है, इंफ्रा और बाकी चीज़ों पे जो पुश होना चाहिए, जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे अभी रोड ब्लॉक्स मौजूद हैं, तो इस पर भी ज़रा चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। हम एक ऐसी रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं जो बता रही है कि गोवा में इस वक्त जो प्राइस करेक्शन है उसके बावजूद उस तरह का डिमांड फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये एक टेम्पररी फेज है और हर सेक्टर्स में आता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सच्चाई तो यही है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसकी ओर इशारा नवीन सर ने किया था। नवीन सर, हमें ये बताइए कि ऐसा क्या है गोवा के इंफ्रा और बाकी इकोसिस्टम में जो उसे रोक रहा है, या कोई रोड ब्लॉक है जो चाहे लोकल रोमिंग या ट्रैवलिंग की मोनोपोली हो या बाकी चीज़ों की, ऐसा क्या हो रहा है वहाँ के इकोसिस्टम में जिसकी वजह से इन चैलेंजेस को दूर नहीं किया जा पा रहा है, जबकि इतना बड़ा हॉटस्पॉट है? ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि गोवा कोई ना कोई तो आएगा ही, आते रहेंगे। चार्टर्स बिल्कुल नहीं आ रहे। जो पहले चार्टर्स आते थे गोवा में, पिछले 2-3 साल से चार्टर कम आने शुरू हुए, और सारे के सारे चार्टर्स जितने भी आते थे, चाहे वो रशिया से आते थे, यूक्रेन से आते थे, वो बंद हो गए हैं। और चार्टर्स जो यूके से आते थे वो अब फुकेट जाना शुरू हो गए हैं, मालदीव्स जाना शुरू हो गए हैं, श्रीलंका जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें वहां की अफोर्डेबल वैल्यू फॉर मनी ज्यादा अच्छा लग रहा है उनको। और तीसरा, टूरिज्म प्रमोशन के नाम पे आपको मालूम ही है, ये मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि इंडिया का टूरिज्म प्रमोशन इस वक्त, अगर पिछले 50, 60, 70 साल की बात करें तो ऑल टाइम लो है। ग्लोबल वर्ल्ड वाइड टूरिज्म प्रमोशन हमारा बिल्कुल कम है। कम क्या मतलब, लिटरली नेग्लिजिबल है। तो जब ये सब तीनों चीजें हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि विदेशी सैलानी ज्यादा आ रहे हैं गोवा में। बिल्कुल मतलब मेरे मेरे हिसाब से, जितना मेरा टूरिज्म इंडस्ट्री में 35 साल का जो मेरा तजुर्बा है, वो ये कह रहा है कि जितने भी विदेशी टूरिस्ट जो पहले फुल रहते थे एक जमाने में हर जगह पे, आज की डेट में गोवा का डिपेंडेंस डोमेस्टिक टूरिज्म पे ज्यादा है, इंटरनेशनल पे कम है। बट वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो शायद इंडिविजुअल टूरिस्ट के लिए ये करेक्शन और बाकी चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन चूंकि गोवा एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर विदेशी पर्यटक जो हैं वो भारी संख्या में आते हैं, और इस तरह का अगर एक लो प्रोफाइल एनवायरनमेंट बनेगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। प्रदीप जी, हमें ये बताइए कि ठीक है, हम बिजनेस चैनल हैं तो सीधा काम की बात करते हैं। जब इस तरह के करेक्शन का दौर आता है तो दिलचस्पी जाहिर सी बात है बायर्स की बढ़ जाती है। जब हर कोई, मतलब भारत में तो अगर कोई गाड़ी या कोई कपड़ा भी खरीदने जाता है तो सबसे पहले प्राइसिंग की ही बात करता है। तो गोवा में क्या प्राइसिंग इस वक्त लिटरली अट्रैक्टिव है, और कौन कौन से इलाके हैं जो ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्योंकि पहला जो आपका डिस्कशन चल रहा था टूरिज्म पे चल रहा था, तो पहली चीज, टूरिज्म में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है। जनवरी से जून 2025 के बीच में 54.55 लाख टूरिस्ट आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे जब भी कोई ऐसी वजह होती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है उस एरिया को लेकर, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पे पड़ता है, और कहीं ना कहीं टूरिज्म भी उससे इम्पैक्टेड होता है। यहाँ पर पिछले 2-3 महीने के अंदर आपने देखा होगा कि बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हो रही थी, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने गोवा में एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अब मैं चाहता हूं मुझे उसमें कोई ना कोई रेंटल इनकम हो जाए, तो मैं अपने मिलने जुलने वालों को सबको वहां भेजना शुरू कर देता हूं, और कोई ना कोई रेंटल वहां से मैं अर्न करता हूं। या ऑनलाइन ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं प्रॉपर्टी पोस्ट करके और फिर मैं लोगों को वहां बुलाता हूं, कॉल करता हूं कि आप यहाँ मेरे यहाँ पे रेंट पे लीजिए। ये नई पॉलिसीज के हिसाब से इस पे काफी स्ट्रिक्टनेस आई है। दूसरा, होटल्स बढ़े हैं। देखिए, जब सप्लाई होगी तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आएगा। तो होटल्स भी बढ़े हैं, और सबसे बड़ी बात कि टूरिज्म जो गोवा में जाता है, जो टूरिस्ट जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं नाइट लाइफ से रिलेशन भी रहता है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सख्ताई बढ़ी है, 10 बजे के बाद म्यूजिक को रोकना शुरू कर दिया है। तो जब टूरिस्ट जा रहा है और नाइट लाइफ के लिए जा रहा है, और वहां 10 बजे के बाद म्यूजिक नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में, जो एक बार चला गया वो तो खैर वापस नहीं आएगा, लेकिन और मिलने जुलने वालों को कहीं ना कहीं रोकता है कि वहां पे इस समय ये एक्टिविटी नहीं हो रही है। दूसरा,
थाईलैंड जैसी एरिया में जहां ऑलमोस्ट गोवा का जो ट्रेवल कॉस्ट है या आपका ट्रिप कॉस्ट आता है ऑलमोस्ट सेम सा है, और वीजा को लेकर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो सेम कॉस्ट पे जब इंटरनेशनल ट्रिप हो सकता है तो लोगों का रुझान थाईलैंड की तरफ भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। अब प्रॉपर्टी की जो कीमत बढ़ रही है, अब आप समझिए प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है लेकिन रेंटल वहां पे जो अर्न कर सकते थे बेड एंड ब्रेकफास्ट करके, जिसे ये सारी चीजें, और शायद शायद कहीं ना कहीं जो सरकार है या इस पूरे इकोसिस्टम के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इन्होंने ये बस एक छोटे छोटे कारण समझा है जिसका जो बढ़ते बढ़ते अब इस स्तर पे पहुंच चुके हैं, जो इंडस्ट्री को थोड़ा ही सही लेकिन थोड़े समय के ही सही लेकिन नुकसान तो पहुंचा रहे हैं। निखिल, एक आखिरी सवाल मैं आपके पास आऊंगा। किसी सीजन में हम देखते हैं कि अचानक डिमांड बढ़ती है और उस डिमांड की वजह से अगर बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री पैदा हो जाए, बहुत ज़्यादा होम स्टेज या बाकी चीज़ें, और फिर वो डिमांड उस सीजन के बाद चली जाती है, तो जाहिर सी बात है वो एक तरह का प्रेशर भी डालती है पूरे सेक्टर पे। जी, बिल्कुल सही बोला। बट इंडिया की अगर आप ब्रांडेड सप्लाई देखें तो वी आर एट 185,000 रूम्स। दुबई एक शहर है जो 150-160 हजार कमरे हैं, तो मतलब 1,50,000 कमरे। अब गोवा की अगर हम बात करें, मैं नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की अगर मैं डिस्टिंक्शन कर सकता हूँ, नॉर्थ गोवा में डिप ज़्यादा रहा है क्योंकि जैसे बाकी पैनलिस्ट ने बोला, नॉर्थ गोवा में होम स्टेज, बुटीक स्टेज का इन्वेंट्री बढ़ना और प्रेशर होटल्स पे बनाना ज़्यादा रहा है। साउथ गोवा में प्रेशर कम था बिकॉज साउथ गोवा में बड़े होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं और क्यूरेटेड एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है। कोई वेलनेस के लिए जा रहा है, कोई वहाँ के जो F&B एक्सपीरियंसेस उसके लिए जा रहा है, तो साउथ गोवा में प्रेशर कम रहा है। नॉर्थ गोवा में प्रेशर ज़्यादा रहा है बिकॉज ऑफ होम स्टेज एंड बुटीक विलास ओपनिंग अप, जैसा बोला गया है। बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब सेटल हो जाएगा। आई स्टिल बिलीव गोवा में और बहुत ज्यादा कमरे आ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वही है कि थोड़े से मतलब केवल एक तरह से इस पूरी इकोसिस्टम को जैसा चल रहा था, मतलब देखिए हर चीज़ें अपग्रेड होती हैं, तो शायद पॉलिसी स्तर पे, इंफ्रा स्तर पे और इस पूरे इकोसिस्टम के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को और ज़्यादा अपग्रेड होने की आवश्यकता है। सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि नरमी थोड़े दिनों के लिए ठीक है, लेकिन इससे हर साल अगर इस तरह की नरमी हुई तो वो चिंता का सबब बन सकती है। शुक्रिया मैं करूंगा निखिल आपका, इसके साथ ही नवीन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, तमाम इंसाइट्स के लिए, तमाम फिगर्स के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम आप सभी का कीमती समय लेते रहेंगे इस तरह की चर्चाओं में। उम्मीद करते हैं स्वदेश विशेष में आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।